सवेरे मैं जागा तो असलम अली सामने फर्श पर बिछे दस्तरखान पर नाश्ता सजाता नजर आया। नाश्ते में बिस्किट के अलावा खुश्क अंडे के सुफूफ से तैयार करदा एक तरह का लजीज हलवा खाया, जिसमें खुश्क मेवों की भरमार थी। खुश्क दूध से तैयार होने के बावजूद चाय भी काफी उम्दा थी। असलम ने बताया कि कॉफी का भी बंदोबस्त मौजूद है। नाश्ते के बाद असलम अली शायद सिर्फ वक्त गुजारी के लिए बंगले के तहफ्फुज़ के लिए मौजूद 2 M1 ग्रैंड राइफलें किसी कोने खुदरे से निकाल लाया और उन्हें निहायत महारत से अलग अलग हिस्सों में खोलकर उनकी सफाई करने लगा। मैंने भी उसका हाथ बढ़ाया। उसने बताया कि यहाँ उनकी गोलियों की पूरी पेटी मौजूद है। उसने मजीद बताया कि उसके पास जाती तहफ्फुज़ के लिए 9 मिलीमीटर कैलिबर का एक ब्राउनिंग पिस्टल था, जिसे वो अपनी टैक्सी के खुफिया खाने में रखता है। ऐसी ही बातों में पहले दोपहर और फिर शाम हो गई। हमने टिन में महफूज अंग्रेजी तर्ज का खाना खाकर पेट भरा और एक बार फिर एक ऐसा इंतजार शुरू हो गया जिसके इख्तिताम के बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था। इस दौरान में मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये बंगला बिल्कुल ही अलग थलग जगह वाक़ है, क्योंकि बाहर से किसी किस्म की आवाज सुनाई न देती थी। मुझे रफ्ता रफ्ता बेजारी अपनी लपेट में ले रही थी। मैंने अगली सुबह नाश्ता करते हुए बरसबीले तस्करा पूछ लिया कि उसके अंदाजे के मुताबिक हमें कब तक यहाँ मुक़य्यद रहना पड़ेगा। असलम अली ने एक गहरा सांस भरा और कहा, हम सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका सकते हैं। हमारे आला ओहदेदार मुसलसल सूरत हाल का जायजा ले रहे होंगे और मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहे होंगे। संगीन खतरा है कि खुफिया वाले किसी इंतकामी कार्रवाई पर उतर आएं। असल मसला ये है कि उन्हें हमसे राब्ते के लिए ऐसे मौके और रास्ते का हद दर्जे एहतियात से इंतखाब करना है। हमारे काउंसिल खाने के हर फर्द की नक्लो हरकत और राब्तों की कड़ी निगरानी की जा रही होगी, मगर उन्हें आपके पास मौजूद मालूमात की अहमियत का बखूबी अंदाजा है। लिहाजा मुझे यकीन है कि वो हम तक जल्द अज जल्द रसाई का कोई महफूज रास्ता ढूंढ रहे होंगे। दूसरे अल्फाज में उन्हें हमसे ज्यादा उजलत होगी। हकीकत यह है कि इन सब मसाइल और पेचीदगियों का तो मुझे पहले भी अंदाजा था और मैंने सिर्फ किसी नए इम्कान की जुस्तजू में असलम अली से सवाल किया था। लिहाजा मैंने ये सब सुनने के बाद कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा फिलहाल बॉम्बे में घूमना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ हमारे लोगों को भी इस वक्त कड़ी निगरानी का सामना है और उनके लिए हमसे किसी भी किस्म का राब्ता करना वाकई आसान नहीं होगा। मगर ये सूरत हाल तो कई हफ्ते बरकरार रह सकती है, बल्कि उसके बाद भी यकीन से कहना मुश्किल है कि खुफिया वालों ने किस किस की निगरानी जारी रखी हुई है। ऐसे में यहाँ छुपे रहने के बावजूद हमारे सर पर खतरा मंडलाता रहेगा। असलम अली ने मुतफक्किर अंदाज में असबात में सर हिलाया, फिर बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि हम यहाँ भी बहरहाल खतरे की जद में हैं। मैंने कहा, मगर भाई, अगर आप मेरी बात समझ सकें, ये खतरा तो दर हकीकत आपके लिए है। अगर मैं अपनी तहवील में मौजूद अहम सामान यहीं आपकी निगरानी में छोड़ दूं और अपना मौजूदा भेस खत्म करके कोई नई शक्ल और हुलिया बनाकर शहर में निकल जाऊं तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। ऐसे में मुझे भला क्या खतरा हो सकता है? मेरी बात सुनकर वो चौंका, बोला, ये तो आप ठीक कह रहे हैं भैया, मगर आपके शहर में घूमने का क्या फायदा होगा? इफ्तिखार महमूद साहब तो हमसे बिलाखिर यहीं राब्ता करेंगे ना? मैंने कहा, खुदा जाने उन्हें कब हमसे राब्ता करने का महफूज मौका दस्तयाब होगा, और जैसा कि हमने इत्तेफाक किया, इस सूरत में भी निगरानी का खतरा मौजूद होगा। तो क्या बेहतर नहीं है कि मैं कोई मुनासिब मौका देखकर खुद उनसे राब्ते की कोशिश करूं? असलम अली ने हैरानी से मुझे देखा और फिर कुछ सोचकर कहा, मगर ऐसी कोई कोशिश भी तो खतरे से खाली नहीं होगी, आपके साथ साथ इफ्तिखार साहब के लिए भी। मुझे जरा वजाहत से बताएं, आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, चले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे दिल्ली में अख्तर खान साहब से राब्ता करना था, मगर मुझे अंदाजा था कि उनकी गाड़ी का ड्राइवर लाजिमन खुफिया का एजेंट होगा। मुमकिन है ताकुब करके उनकी नक्लो हरकत की भी निगरानी की जाती हो, जबकि फोन पर गुफ्तगू सुने जाने का यकीन है ही। एक रोज खान साहब सिफारत खाने से अपनी गाड़ी में घर जाने के लिए निकले। एक लंबे सिग्नल पर उनकी गाड़ी रुकी तो मैं पहले से वहां मौजूद था। मैंने ड्राइवर को एक कागज पर लिखा ज्वेलर्स की एक फर्जी दुकान का नाम दिखाया और उसका पता पूछा। जाहिर है, जब ऐसी कोई दुकान थी ही नहीं तो ड्राइवर को कैसे पता होता? उसने इनकार किया तो मैंने वो पर्चा खान साहब को दिखाया कि क्या आप इस दुकान का पता जानते हैं? असलम अली मेरी बात गहरी दिलचस्पी से सुन रहा था। मेरे तवक्कुफ करते ही वो जल्दी से बोला, फिर क्या हुआ भैया? मैंने उसकी हालत पर मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई। कहा, खान साहब मुझसे नावाकिफ थे, न ही उन्हें ऐसे किसी खुफिया राब्ते की तवक्को थी, मगर उन्हें ज्वेलरी की जिस दुकान का नाम दिखाया था, मैंने उसमें कराची का नाम 2 अलग अलग अल्फाज में दर्ज कर रखा था, यानी करमलाल ची कोमल ज्वेलर्स, जो फौरन खान साहब की नजरों में आ गया और वो लम्हा भर में मुझे पहचान गए और मेरा मतलब भी समझ गए। अब तुम बताओ, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया होगा?
मेरे सवाल पर असलम अली ने जोशीले लहजे में कहा, मुझे इतनी गहरी बातों की समझ नहीं है भैया, मैं टमाटों मारने में खामखा वक्त जाया करूंगा, आप खुद ही बता दें तो मेहरबानी होगी। असल में तो खान साहब की जहानत की दाद देनी चाहिए। उन्होंने न सिर्फ लम्हा भर में पूरी बात समझ ली बल्कि एक ही जुमले में ऐसा जवाब दे दिया जिससे मुझे उनसे मुलाकात का मकाम और वक्त मालूम हो गया। जबकि ड्राइवर के भेस में दुश्मन के तैनात करदा तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार जासूस को हमारी गुफ्तगू सुनने के बावजूद कोई शक न हुआ। असलम अली ने बेताब लहजे में पूछा, बताएं तो सही, खान साहब ने क्या जवाब दिया था आपको? मैंने उसकी हालत का लुत्फ लेते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये दुकान दिल्ली की जामे मस्जिद के दाएं तरफ उर्दू बाजार रोड पर थोड़ा आगे वाक़ है, मगर इस वक्त वो बंद हो चुकी होगी और कल जुम्मे की नमाज के बाद ही खुलेगी। असलम अली ने गहरी दिलचस्पी से मेरी बात सुनी और फिर पुरजोश लहजे में कहा, मैं इस जुमले में छुपा पैगाम कुछ समझ गया हूँ, मगर फिर भी आप बता दें तो मैं बहुत ममनून हूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगले रोज जुम्मा था, मैंने अपना भेस तब्दील किया और बड़े मियाँ बनकर उर्दू बाजार में एक ऐसी जगह जा बैठा जहाँ से जामे मस्जिद का दायां दरवाजा दिखाई देता था। जुम्मे की नमाज से आधा घंटा पहले खान साहब अपनी गाड़ी में मस्जिद के उस वाले दरवाजे के सामने उतरे और ड्राइवर गाड़ी वापस ले गया। उनके मस्जिद में दाखिल होने के फौरन बाद मैं भी अंदर पहुंच गया। वुजू के दौरान मैंने इशारों के नायों में अपनी पहचान करवाई और फिर उनके मुखातिब करदा एक गोशे में बज़ाहिर एक दूसरे से लाताल्लुक रहते हुए हमने आपस में गुफ्तगू कर ली। असलम अली ने पुरजोश लहजे में कहा, जबरदस्त, आप तो वाकई कमाल हस्ती हैं जमाल भैया। ऐसे हरबे हमें सिखाए तो गए हैं मगर उनके इतने उम्दा अंदाज में इस्तेमाल का मैं सोच भी नहीं सकता। मगर फिर उसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे। बोला, मुझे यकीन आ गया है कि आप इफ्तिखार महमूद साहब से राब्ते का ऐसा ही कोई माहिराना तरीका ढूंढ लेंगे, मगर फिर भी ये बहुत खतरनाक है भैया। इस वक्त तो उनकी मामूली से मामूली हरकत व सकनात पर नजर रखी जा रही होगी। मैंने कहा, तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कह रहे हो असलम भाई, मगर मैं फिर कोशिश करना चाहूंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर निगरानी करने वालों की नजरों में आने का मुझे मामूली सा भी खतरा महसूस हुआ तो मैं पीछे हट जाऊंगा। असलम अली ने मेरी बात सुनकर जवाब में असबात में सर हिलाया, मगर उसकी पेशानी की लकीरें बता रही थीं कि वो अब भी खदशात का शिकार है। मैंने अपने दिलो दिमाग पर तारी बेजारी से पीछा छुड़ाने की धुन में इस तशवीश और अंदेशों पर वक्ती तौर पर ध्यान न देने का फैसला किया। दर हकीकत मुझे वक्त के ज़िया का शिद्दत से एहसास हो रहा था। इफ्तिखार महमूद से मुलाकात हो जाती तो मुझे अब तक के हालात से उन्हें आगाह करने का मौका मिल जाता। हो सकता है वो मेरे पास मौजूद अनमोल असबाब अपने पास रख कर मुझे आजाद परवास की इजाजत दे डालते। और जैसा कि कुछ पहले जिक्र आया है, मुझे लग रहा था कि नए हुलिये में तो मुझे बम्बई में कोई खतरा नहीं होगा। तभी असलम अली ने पूछा, ठीक है, तुम ये बताओ कि अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मेरा मतलब है, कब शहर जाने का इरादा है? मैंने कहा, रात तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, तब तक मैं अपनी शक्ल सूरत और हुलिया तब्दील कर लेता हूँ। मेरी बात सुनकर असलम अली ने कहा, ओहो, गेटअप और मेकअप बदलने का तो यहाँ बेहतरीन बंदोबस्त है। ये अलग बात है कि इससे पहले शायद किसी ने वो किट्स इस्तेमाल नहीं की होंगी। वैसे भेस तो मुझे भी बदलना है। इस शक्ल और हुलिये में किसी दुश्मन की नजरों में आ गया तो बेदरीग गोली से उड़ा देंगे मुझे। मैंने कहा, तो फिर पहले आप ये नेक काम करें। असलम अली ने इस बात में सर हिलाया और फिर दूसरे कमरे से एक बड़ा सा चरमी संदूक चले आया। मैं उससे मिलती जुलती किट कराची में अपने मेकअप के उस्ताद के पास देख चुका था, मगर ये वाली किट कुछ ज्यादा जदीद नजर आ रही थी। असलम अली ने तस्दीक की कि इसे फ्रांस में तैयार किया गया है। असलम अली गुस्ल खाने में जाकर अपने घने स्याह बाल गीले करके आ गया और फिर तेज कैंची से बेदर्दी से उन्हें तराशने लगा। कुछ ही देर में उसके सर पर बमुश्किल 1 इंच लंबे बाल रह गए। उसने उस तरह से कलमें भी उड़ा दी। फिर वो एक कीमियाई स्याल से कनपटियों और पेशानी से ऊपर के बालों को सफेद रंग देने लगा। बालों के दरमियान भी जा बजा सफेद लकीरें डाल दी। ये बालों में सफेदी लाने का बेहतरीन तरीका था। सिर्फ मखसूस कीमियाई स्याल से बाल धोने की जरूरत थी, सफेद रंग दूर हो जाता, जबकि मुझे हंगामी तौर पर सफेद किए गए बालों को नए सिरे से रंगने की जरूरत थी। सर के बालों से मुतमईन होकर उसने जिल्द को सांवला किया और फिर चेहरे पर महात्मा गांधी जैसी मगर खिचड़ी रंगत वाली दाढ़ी होंठों के ऊपर चिपका ली। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। रही सही कसर चौकोर ऐनक और नाक के करीब दाएं तरफ बड़े से मस्से ने पूरी कर दी। मुझे एतराफ करना पड़ा कि वो अपने फन में माहिर है। मैंने पूछा, आपने ये किस तबके से ताल्लुक रखने वाले फर्द की शक्ल सूरत इख्तियार की है असलम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस गेटअप की खास बात यह है कि मैं किसी भी इलाके का हिंदू या मुसलमान बन सकता हूँ, मगर मैं राजस्थानी राजपूत बनूंगा क्योंकि मैं जैसलमेर और भूज वगैरह में बोली जाने वाली जबान महारत से बोल सकता हूँ। यहाँ मेरे मतलब का लिबास भी मिल जाएगा। मैंने कहा, बहुत खूब, अब तुम्हें रोज देखने वाला भी नहीं पहचान सकता।
ऐसा करो, मेरा हुलिया बदलने की जिम्मेदारी भी तुम ही संभाल लो। उसने पहले तो पल्लू बचाने की कोशिश की, मगर मेरे इसरार पर वो मान गया। बोला, अच्छा ये बताओ भैया कि तुम हिंदी के अलावा कौन कौन सी जबान बोल सकते हो? मैंने कहा, उर्दू, पंजाबी और थोड़ी थोड़ी पश्तो। उसने जोशीले लहजे में कहा, बस तो समझे के बात बन गई, मैं आपको सरदार जी बना देता हूँ। सिख के हुलिये में तो असल शनाख्त बिल्कुल ही छुप कर रह जाती है, फायदा ये है कि सर के बाल बिल्कुल ही छुप जाएंगे। मैंने कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर बेहतर ये रहेगा कि बालों की रंगत भी स्याह कर दी जाए। वैसे मुझे ठेठ सरदारों वाला लहजा इस्तेमाल करना भी आता है और उनके धर्म की भी खासी मालूमात है। मेरा दावा सुनकर वो खुश हो गया। उसने पहले से कहीं ज्यादा दिलजमई से मेरी शक्ल सूरत और हुलिया बदलने की कार्रवाई शुरू की और 3.5 घंटे में मुझे लगभग 45 साल का सरदार बना दिया। उसकी फरमाइश पर मैंने बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू का नाम इख्तियार किया और पेशे के लिए रिक्शा ड्राइवरी अपनाने का फैसला किया। इस दौरान शाम ढलने लगी। असलम ने मेरे लिए लिबास और सर पर बांधने के लिए रुमाल का बंदोबस्त किया और फिर रात के खाने के बंदोबस्त में लग गया। बाहर आजाद फजा में निकलने के ख्याल से मुझे वो बदमजा सा खाना भी जायकेदार लगा। लगभग 9 बजे मैंने अपना बरेटा और इजाफी मैगजीन लिबास के अंदर उड़सा और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। असलम अली के मशवरे पर मैंने डायरी वहीं छोड़ने का फैसला किया। मैंने उसे पूछा, ये तो बताओ भैया कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद टैक्सी रिक्शा कहाँ से मिलेगा? असलम ने कहा, बंगले के दाएं तरफ वाली छोटी सड़क पर कोई 2 फरलांग के बाद साई नगर की आबादी शुरू हो जाती है। वही राम जी मंदिर या म्यूनिसिपल अस्पताल के पास से आसानी से रिक्शा टैक्सी मिल जाता है। मेरा मशवरा है कि जहाँ भी जाना हो कम से कम 2 टैक्सी रिक्शे बदल कर पहुंचे। मैंने कहा, ठीक है, अब जरा मुझे इफ्तिखार महमूद की रिहाइश गाह और काउंसिल खाने का महल वकू और दीगर कोई मददगार मालूमात भी तफसील से बता दें। असलम ने इस बात में सर हिलाया और कोई 15 मिनट तक इंतहाई मुफीद मालूमात बताता रहा, जिनमें सबसे काबिल तवज्जो बात मेरे लिए भाड़े पर रिक्शा हासिल करने की मालूमात थी। बिलाखिर मैं मुतमईन होकर उठ खड़ा हुआ। असलम ने कहा, उस बंगले की 4 दीवारी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, मगर उस पर खुफिया बरकी अलार्म नस्ब है, यानी अगर कोई अजनबी शख्स दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज उठेगा। ताहम इस हिफाजती इकदाम में ऐसी गुंजाइश रखी गई है कि अगर हमारा अपना कोई साथी दीवार फलांग कर बाहर जाना चाहे या अंदर आना चाहे तो वो दीवार के एक खास मकाम पर बाहर और अंदर मौजूद एक मखसूस मैकेनिज्म के जरिए वो अलार्म बंद कर सकता है और बाहर जाकर या अंदर आकर उसे दोबारा चालू भी कर सकता है। चले मैं आपको रुखसत करते हुए समझा देता हूँ। हम दोनों एक बगली बैरूनी जीने से बंगले के अहाते में उतरे। असलम अली ने एक पेंसिल टॉर्च रोशन कर रखी थी, जिसकी मदद से हम बाआसानी 4 दीवारी के दाएं तरफ वाले हिस्से में पहुंच गए। बंगले की 4 दीवारी चूने के पत्थरों से तैयार की गई थी, जिसकी जर्दी माइल रंगत पर मौसमी असरात नुमाया थे, ताहम उसकी मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। असलम दीवार के एक हिस्से की तरफ बढ़ा और मुझे ऊपर नीचे जड़े पत्थरों में से एक का बगौर जायजा लेने को कहा। दीवार के लगभग दरमियान में ऊपर से 7वें नंबर का वो पत्थर बज़ाहिर इर्द गिर्द के पत्थरों जैसा ही था, मगर जब असलम अली ने टॉर्च की रोशनी उसके चारों तरफ किनारों पर डाली तो अंदाजा हुआ कि वहाँ तकरीबन 1 इंच गहराई तक मसाला गायब है। असलम ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ कहा, अब इसे दरमियानी हिस्से पर जोर देकर अंदर दबाएं। मैंने पत्थर के वस्त पर हथेली रख कर दबाना शुरू किया। मुझे अच्छा खासा जोर लगाना पड़ा। फिर अचानक पत्थर तेजी से अंदर सरकने लगा और कोई 2.5 इंच अंदर सरक कर एक बार फिर साकित हो गया। असलम अली ने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत खूब, अलार्म ऑफ हो चुका है। इस खांचे में पांव रख कर ऊपर चढ़ें और दूसरी तरफ उतर जाएं। वहाँ भी पत्थर बाहर निकला हुआ था। उसे धकेल कर दीवार के साथ हमवार करते ही अलार्म सिस्टम दोबारा ऑन हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई खतरा दरपेश हो तो इसी तरह अंदर आ जाएं। मगर जीने पर चढ़ने से पहले कोयल की तरह 1-2 बार कूकना मत भूलें। ये हमारा सब ठीक है का कोड सिग्नल है। मैंने असलम अली को गर्म जोशी से गले लगाया और फिर दीवार फलांग कर तंग सड़क पर पहुंच गया। वहाँ लगभग मुकम्मल तारीकी थी, मगर दीवार में उभरी ईंट टटोलने में मुझे कोई मुश्किल पेश न आई। ईंट को अंदर धकेलने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया और असलम की हिदायत के मुताबिक बंगले की अकबी समत बढ़ने लगा। वहाँ हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और फीकी तारीकी थी। अलबत्ता कोई 150 गज आगे 1-2 फाटकों के सामने रोशन कुमकुमे जिंदगी के आसार जाहिर कर रहे थे। मैं नीम तारीख सड़क पर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। मैंने कोई 100 गज का फासला ही तय किया होगा कि मेरी छठी हिस्स जाग उठी। मुझे लगा कोई मेरा ताकुब कर रहा है। मैंने अपनी रफ्तार कम करके अकब से आने वाली कदमों की आवाज सुनने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैंने अपनी रफ्तार मजीद कम कर ली। मुकम्मल तस्दीक के बगैर आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
अगर कोई वाकई मेरा पीछा कर रहा है तो आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चलते चलते अचानक रुका और फिर झुककर गोया अपने जूते के गैर मौजूद फीते कसने लगा। इस दौरान में मेरी नजरें अकब का जायजा लेने लगी। मैंने एक स्याह हयूले को तेजी से दीवार से चिपक कर नजरों से गायब होते देखा, मगर उसे देर हो चुकी थी। ये मंजर मुतवक्के होने के बावजूद मेरे आसाब तन गए। ये शख्स कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रहा है? क्या इसने मुझे दीवार फलांग कर बंगले से बाहर आते भी देखा है? क्या ये कोई खुफिया का कारिंदा है जो बंगले की निगरानी कर रहा है? मगर नहीं, ये शायद कोई रहजन है। असलम ने बताया तो है कि इस इलाके में राह चलतों को चाकू दिखाकर लूट लेने की वारदातें आम हैं, लेकिन अगर ये चाकूबाज है तो अब तक मुझे रोककर वारदात करने की कोशिश क्यों नहीं की? आगे तो पुरौनक आबादी शुरू होने वाली है। हो सकता है ये बस अपना काम दिखाने ही वाला हो। मामला जो कुछ भी था, मेरे लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि उससे यहीं उसी वक्त पीछा छुड़ा लिया जाए। इस फैसले पर पहुंचते ही मैं तेजी से मुड़ा और फिर अपना बराटा निकालकर कॉक करते हुए तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़ा। मैंने अपने कदमों की आवाज कम रखने की कोशिश भी नहीं की थी। मुझे अंदाजा था कि मैं जल्दी उसके सर पर पहुंचकर उसे जालूंगा और उसे जेर करना उतना ही आसान हो जाएगा। उसका क्या हशर करना है, उसका फैसला उसकी असलियत जानने के बाद ही होना था। वो जो कोई भी था, बुज़दिल और डरपोक हरगिज नहीं था। मुझे दौड़कर अपनी तरफ आता देखकर उसने पलटकर भागने की कोशिश न की, बल्कि दीवार से हटकर खड़ा हो गया। मैं कुछ ही सानियों में उसके पास पहुंच गया। पतलून कमीज में मलबूस वो दराज कद शख्स दोनों टांगें चौड़ी किए पुरएतमाद अंदाज में खड़ा था, जैसे मुझसे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो। उससे कोई 10 कदम पहले मैं ठहर गया और गरज कर पंजाबी में कहा, ओए कौन हो तुम? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? दोनों हाथ सर से ऊपर उठाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं देख सकता था कि वो नीम तारीकी में बगौर मेरा जायजा ले रहा था। मैंने भी उसके चेहरे का जायजा लेने की कोशिश की। उसके चेहरे पर घनी मूछें और सर पर घुंघरियाले बाल थे। चौड़े शाने बता रहे थे कि वो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत है। खाली हाथ टकराव में उसे मार गिराना आसान नहीं होगा। पुरजोर हुक्म के बावजूद उसने हाथ सर से ऊपर न उठाए तो मैंने उसे डपटा। कहा, तुम बहरे हो क्या? हैंड्स अप। कोई होशियारी दिखाई तो छलनी कर दूंगा। मैंने अपना लहजा हद्दुल इम्कान खूंखार बनाने की कोशिश की थी, मगर उस शख्स ने बज़ाहिर कोई असर न लिया, बल्कि ठहरी ठहरी सी आवाज में कहा, पिस्टल वापस रख लो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उसका इत्मीनान देखकर मुझे तैश आ गया। ताहम मैंने सिखों का दबंग तर्ज तकल्लुम बरकरार रखते हुए कहा, ओए तेरा दिमाग तो नहीं खिसका हुआ? अगर तुम इसे नकली पिस्तौल समझ रहे हो तो गलत फहमी दूर कर लो। ये विलायती पिस्तौल है और गोलियों से लबालब भरा हुआ है। तेरे लिए तो एक ही गोली काफी है। मेरा निशाना बहुत पक्का है, समझा कि नहीं? ताकुब करने वाले अजनबी ने इस मर्तबा भी मेरी धमकी का कोई खास असर न लिया। अलबत्ता उसने नरम लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, यार मैंने कहा ना, ये खिलौना रख लो और ठंडे दिमाग से मुझसे बात करो। मैंने दांत पीस कर कहा, हाँ मैं पिस्तौल रख लूं ताकि तुम चाकू दिखाकर मुझे लूट लो। तुम शायद हम सरदारों के बारे में सारे घटिया लतीफों को सच समझ बैठे हो। जवाब में उसने कदरे नाराज लहजे में कहा, ये नाटक खत्म करो यार, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये बताओ कौन हो तुम? क्या असलम ने तुम्हें भी अपने साथ बंगले में ठहरा रखा है? उस अजनबी शख्स की जबान से इस अंदाज में असलम अली और बंगले का सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। उसके साथ ही मेरा पिस्तौल वाला हाथ खुद ब खुद झुक गया। मैंने हैजान भरे लहजे में पूछा, आप कौन हैं? मैंने इस मर्तबा पंजाबी में बात करने की जरूरत महसूस न की। ये तो मामला ही कुछ और निकल आया था। उसने धीमे लहजे में कहा, मैं वही हूँ जिसका असलम इंतजार कर रहा है। यकलख्त सारी सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। मैंने नीम तारीकी में बगौर जायजा लिया। चेहरे के नुकूश बिल्कुल मुख्तलिफ थे, मगर उसका कद काठ बिल्कुल इफ्तिखार महमूद जैसा था। उसी वक्त इदराक हुआ कि वो उस वक्त अपनी असल आवाज में बात कर रहे थे। मैंने अपना बराटा लिबास में पोशीदा करते हुए अपनी असल आवाज में कहा, अस्सलामुअलैकुम इफ्तिखार साहब, मैं जमाल हूँ। मेरी बात सुनकर वो कदरे चौंका। बोला, ओ बहुत उम्दा गेटअप कर रखा है भाई। मुझे तुम मानूस तो लग रहे थे, मगर मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, वरना इतनी दूर तक पीछे आने की बजाय वहीं रोक लेता। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ये सब असलम भाई की चाबुकदस्ती का कमाल है। इफ्तिखार महमूद ने कहा, हाँ वो खासी महारत रखता है, मगर भैया ये आप भेस बदल कर कहाँ जा रहे हैं? मैंने उन्हें बताया कि उनकी तरफ से राब्ते में दुश्वारी और ताखीर के अंदेशे के तहत मैं खुद कोई मुनासिब तरकीब लड़ाकर उनसे मुलाकात या राब्ता करने के इरादे से इस हुलिये में निकला हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने खासे रूखे लहजे में कहा, ये क्या गजब करने लगे थे छोटे भाई। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बर वक्त यहाँ पहुँच गया और मैंने तुम्हें दीवार फांद कर उतरते भी देख लिया। तुम बम्बई शहर में दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाते तो शायद दुश्मन हमें काउंसिल खाने बंद करके यहाँ से रफ्फू चक्कर होने का हुक्म सादिर कर देते। बहरहाल अभी भी तो हमें वापस चलना है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे।
इतना कहकर वो मुड़कर हमारे ठिकाने की तरफ बढ़ने लगे। वो यकलख्त इंतहाई संजीदा दिखाई देने लगे थे। मैं उनके पहलू ब पहलू चल रहा था। तभी उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, तुमने अब तक अपने तौर पर जिस कदर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, उसकी रोशनी में हम सब अपने आला हुकाम से दरखास्त करने का इरादा कर चुके हैं कि तुम्हें बाज़ाब्ता तौर पर हमारी टीम का हिस्सा बना लिया जाए। मगर इन खतरनाक तरीन हालात में महफूज ठिकाना छोड़कर शहर का रुख करने की तुम्हारी आज की ये हरकत कामयाब हो जाती तो हमारी सारी कोशिशें मलियामेट हो जाती। खैर, कसूर तुम्हारा भी नहीं है। अगर तुमने बाज़ाब्ता तरबियत हासिल की होती तो तुम्हें बताया जाता कि खतरे का सिग्नल रेड होने के बाद इस वक्त अपने महफूज ठिकाने से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कि खतरे के बादल छट नहीं जाते। उसकी संजीदगी का इदराक करके मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल मैंने सोचा। उसने खासे खुरदरे लहजे में कहा, डिसिप्लिन होता है भैया। ऐसी सूरत हाल में अपनी अकल एक तरफ रख के ज़ाब्ते की तामील की जाती है। खैर, असल कसूरवार तो असलम है। उसे जोर देकर इस इरादे से बाज रखना चाहिए था। तुम न सही, वो तो इस मुसल्लमा उसूल और ज़ाब्ते से आगाह था। उसे अपनी इस कोताही के लिए जवाबदही करनी पड़ेगी। मैंने उसके लहजे की सख्ती महसूस करके असलम अली को सरजनिश से बचाने की कोशिश की। कहा, असलम का इतना कसूर नहीं है सर। यकीन करें, उसने मुझे बहुत मना किया था, मगर मैंने लामुतनाही कैद से तंग आकर उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। इफ्तिखार महमूद साहब ने कदरे नर्म लेकिन बदस्तूर गंभीर लहजे में कहा, सख्त सजा न सही, उसे सरजनिश का सामना तो करना पड़ेगा ताकि वो आइंदा कभी ऐसी गफलत का मुर्तकिब न हो। क्या तुम दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये हिमाकत हमारे काउंसिल खाने बल्कि दफ्तर खारजा को भी कितनी सख्त मुश्किलात में गिरफ्तार करवा सकती है? तुम दोनों ने जो कुछ कर डाला है उससे इंडियन इंटेलिजेंस के पूरे सिस्टम में जलजले की सी सूरत है। ऊपर से नीचे तक सबकी खिंचाई हुई है। कुछ पता नहीं है कि वजीर दाखिला लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी तक भी रिपोर्ट पहुंची हो। उनके कारिंदे बाउले कुत्ते की तरह हमारे आसपास मंडला रहे हैं और मामूली सा सबूत मिलते ही हमें भंबोर डालेंगे। इफ्तिखार महमूद साहब का लहजा मुझे मामले की संगीनी का एहसास दिलाने के लिए काफी था। मैंने उनसे फिर भरपूर माजरत की।